हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं जेट के जो पुराने ओल्ड पेपर हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से जेट का एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो जेट का एग्ज़ाम है वो अभी कुछ ही समय में होने वाला है। तो उसके अंदर आप सभी को पता होगा कौन किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। जैसे कि 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से उसमें चूज़ करने होते हैं, 6 सब्जेक्ट टोटल उसमें अपने आते हैं और उसमें से 3 अपने को कोई से भी चूज़ करने होते हैं। और उनमें से पता है कि 40-40 क्वेश्चन है वो डिवाइड होते हैं, यानी पर सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर होती है, यानी 1/4 होती है। तो इस प्रकार से नंबरिंग की जाती है उसमें। अब आगे अपने इसके अंदर इसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। उन सभी क्वेश्चनों के बारे में अपने बात करेंगे कि जेट का जो पेपर है वो किस लेवल का आता है, कैसा आता है। ठीक है, ये सोल्व पेपर है, 2016 का है, यानी इसे सोल्व किया गया है। आगे आंसर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के दिए हुए हैं 40 क्वेश्चन, उन पर अपने डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा होती है, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका जो प्रयोग है, जो उसके बीजों का प्रयोग है वो तेल के रूप में भी किया जाता है, यानी तेल निकाला जाता है उनमें से। तो इसके अंदर आंसर दे रखा है 30 से 35%। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड है, जो अंधी गुड़ाई है ब्लाइंड होइंग, वो मुख्य रूप से किस फसल के अंदर की जाती है। तो इसमें आलू और गन्ना दोनों दे रखे हैं, दोनों के अंदर मुख्य रूप से की जाती है। और अगर दोनों दे रखे हों तो उसके अंदर गन्ना आएगा, यानी कि अंधी गुड़ाई जो है यानी कि बुआई करने के बाद में। ठीक है, बुआई करने के बाद में और अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है उसको अंधी गुड़ाई कहते हैं। यह प्रोसेस दोनों फसलों के अंदर मुख्य रूप से की जाती है, परंतु अगर दोनों दी हुई है तो एक यानी कि गन्ना उसमें आएगा। आगे दे रखा है, भारत की औसत वर्षा कितनी है। तो इसका आंसर बी होगा, 1190 होती है। और अगर वर्ल्ड की पूछे तो उससे थोड़ी सी कम है, यानी कि टोटल 1100 है उसकी। तो वर्ल्ड की है वो इंडिया से कम है और इंडिया की जो है वो 1190 होती है। अगला क्वेश्चन अपने बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन जो है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। और अगर मृदा में पूछा जाए मिट्टी के अंदर तो 0.3% मृदा के अंदर पाई जाती है, यानी मिट्टी के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। मेथी का वैज्ञानिक नाम पूछा है इसने, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम होता है। आधा दे रखा है यहाँ पर, फोइनम ग्रेकम और आएगा, तो ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो उसका आंसर दे रखा है 5 है। जयपुर है, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, यहाँ पर 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है, यानी कि प्रचलित प्रवर्धन की विधि है एक ये स्टूलिंग। तो वो मुख्य रूप से अमरूद के अंदर की जाती है। ये आपके जो टॉपिक है ग्राफ्टिंग वगैरह यानी प्रवर्धन की विधियाँ हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर लगता है ये टॉपिक। उसके अंदर सविस्तार बताया हुआ है, एक वीडियो है पीछे की, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है। स्टूलिंग है जो भी है, यानी किस प्रकार के पौधों में कौन सी विधि प्रवर्धन के लिए यानी प्रोपगेशन के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर होगा अमरूद। तो आपको अलग अलग पौधों की अलग अलग चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि किस यानी पौधे के अंदर कौन सी ग्राफ्टिंग या जो भी है बडिंग की जो भी मेथड है वो प्रयोग किया जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है, संकर बैंगन में बीज दर होती है, यानी हाइब्रिड जो ब्रिंजल है उसकी सीड रेट पूछी गई है, तो 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ये तो सिंपल सा है, यानी कि जो ब्रिंजल है उसकी सीड रेट आपको पता होनी चाहिए। अगला देखा है विप्टल। विप्टल जो डिजीज़ है वो फूलगोभी के अंदर होती है। ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि विप्टल डिजीज किस फसल में होती है और यह मोलिब्डेनम के कारण होती है। तो ये चीज़ याद रख लेना, मोलिब्डेनम के कारण फूलगोभी के अंदर, यानी एक पोषक तत्वों से होने वाली डिजीज है ये। तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है और किस फसल में होता है, तो वो फूलगोभी में विप्टल डिजीज होती है। अगला क्वेश्चन है अपनी, खालिस्तान ठंडी जलवायु का फल है, यानी इनमें से कौन सा ठंडी जलवायु का फल है। तो उसका आंसर होगा नाशपाती। आम, काजू और चिक्कू जो हैं वो ठंडी जलवायु के पौधे नहीं, यानी ठंडी जलवायु में अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। उनके लिए क्या है कि थोड़ी सी उष्ण या फिर शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी शीत जो क्लाइमेट है उसके अंदर वो नहीं उग सकते। तो इसका आंसर होगा नाशपाती। अगला है, तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है, यानी तरबूज की सीड रेट पूछी गई है, तो वो होती है 3 से 4। नॉर्मल जो कुकुरबिट्स हैं, यानी कुकुरबिटेसी कुल के जो पौधे हैं उनके अंदर लगभग यही होती है, 1 से 1.5, 2 से 3, 3 बस 5 किलो से कम कम होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बेल वाली सब्जियाँ होती है, दूर दूर इनको लगाया जाता है। तो इसलिए नॉर्मल जो है वो 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना। पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से आपको समझना है कि किस फसल के बारे में क्या चीज़ पूछी गई है, फिर उसको एनालाइज करना है कि इस फसल के अंदर ये चीज़ें होती हैं,
फिर उस चीज़ का जवाब देना है। आगे 12वां क्वेश्चन है, हनी ड्यू व पूसा डेलिशियस किस्म है। हनी ड्यू व पूसा डेलिशियस आप याद रख लेना। जो जेट के एग्जाम है उसके अंदर कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन ये वैरायटी वगैरह के बारे में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, या फिर पशुओं के अंदर नस्लें पूछ सकते हैं कि ये जो नस्ल है वो किस पशु की है। तो जो ये नस्लें हैं वो सॉरी किस्में हैं वो है पपीता की। ठीक है, पपीता की किस्में हैं पूसा डेलिशियस और हनी ड्यू, ये पपीते की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल को कितने प्रतिशत का छिड़काव करना चाहिए। तो इसके अंदर सिंपल सा है, एक ऑप्शन दे रखा, 2 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, 0.01%, 0.1% और कुछ ऑप्शन जो है वो ऊपर दे रखे हैं 0.5% और 0.001%। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। +1 एग्रीकल्चर के अंदर भी इसको बताया हुआ है, जो पाले से बचाव के उपाय हैं उसके अंदर अच्छी प्रकार से बताया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो छिड़काव है या स्प्रे है वो करनी चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन है वो सारी इक्वल से लग रही हैं। 0.1% है, 0.01 या 0.1% है। तो जो छिड़काव है वो सेकंड जो बी ऑप्शन है वो होगा 0.1%। यानी कि फसलों को पाले से बचाने के लिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव होता है वो 0.1% घोल यानी सांद्रता का छिड़काव किया जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छी प्रकार से याद रख लेना कि 0.1% घोल का छिड़काव किया जाता है। आगे इसमें गांठ गोभी बोई जाती है, यानी कि किस सीजन के अंदर बोई जाती है। तो गांठ गोभी जो है वो रबी की फसल है। ठीक है, रबी के अंदर बोई जाने वाली फसल है। अगला है, जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, यानी TSS कितना होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ पूछा गया है इसमें, तो इसमें 65 से 68% होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो नॉर्मल जो है 60% से ऊपर ही होता है। तो 65 से 68% जैम के अंदर TSS की मात्रा पाई जाती है। जैम के अंदर और जेली के अंदर और इसी प्रकार से चटनी वगैरह के अंदर, स्क्वेज के अंदर, और ये जो प्रिजर्वेटिव के रूप में या फिर प्रिजर्व करके बनाए जाते हैं जो भी चीज़ें, उनके अंदर विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में पाई जाती है, या फिर इनमें जो प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं वो कितनी मात्रा होनी चाहिए, जैसे नमक वगैरह है या चीनी है या फिर जो सिरका वगैरह है उनकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है इसमें, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम, सिंपल सा नाम है, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम किसका है। तो यह है भिंडी का वानस्पतिक नाम एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम होता है। तो ऐसे यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन आ गए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो जो बॉटनिकल नेम है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, कम से कम 50-60 जो बॉटनिकल है कम से कम इतने होने चाहिए याद, यानी जो क्रॉप +1 और +2 के अंदर लगती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, यानी जिस भी क्रॉप का अगर नाम भी आया है तो उसका बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बॉटनिकल नेम आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे 2 क्वेश्चन आ गए तो 8 नंबर का काम आप आसानी से कर सकते हो। आगे है, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है। तो सब्जियों की आवश्यकता के बारे में पूछा है, ये नहीं पूछा है कि पत्तेदार सब्जियां कितनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जड़ वाली कितनी होनी चाहिए, फलीदार कितनी है, जो भी है। तो इसमें टोटल पूछा है, तो टोटल है वो 300 ग्राम या 320 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 300 ग्राम दिया हुआ है, तो ये ठीक आंसर होगा इसका। आगे है बूंद बूंद यानी ड्रिप सिस्टम सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है, यानी कौन सी फसलों के अंदर उपयोगी होती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यानी कि बूंद बूंद जो सिंचाई विधि है वो कौन सी फसलों में अपने लगा सकते हैं। जैसे अपने इस क्वेश्चन में देखें, सरसों के अंदर लगा सकते हैं क्या, क्योंकि जो पौधे हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं और सघन खेती करते हैं सरसों की, तो उसके अंदर अपने नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। खाद्यान्न फसलों में तो सरसों और ये जो खाद्यान्न है वो तो लगभग एक चीज़ होगी, जैसे धान वगैरह है, गेहूँ है, ये खाद्यान्न होते हैं जिनको खाने के लिए अपने काम में लेते हैं। तो ये सघन खेती के रूप में आते हैं, एक जगह पर बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। तो अपने इन दोनों फसलों में नहीं कर सकते। सब्जियां हैं वो भी एक प्रकार से सघन खेती में आती है, बहुत सारे पौधे एक जगह लगाते हैं अपने। ठीक है, उसमें भी नहीं कर सकते। अब बच गया क्या, फल वाली सब्जियां बच गई, सॉरी फल वाली फसलें बच गई। ठीक है, तो फल वाली जो फसलें हैं वो क्या है, दूर दूर पर लगाते हैं अपने, यानी उनके बीच में कम से कम यानी 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर इस प्रकार से गैप होता है। तो उन गैप के अंदर अपने यानी जब तक पौधे छोटे होते हैं तब तक अपने ड्रिप सिस्टम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, यानी हर एक क्वेश्चन को लॉजिकल हैंडल करना है आपको, लॉजिक के साथ में उसका आंसर देना होता है। तो ऐसे तुक्के लगाने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो फल वाली फसलें जो है यानी फल वाले जो वृक्ष हैं, जैसे आम है, केला है, पपीता है, जो भी है, तो उनके अंदर बूंद बूंद सिंचाई विधि अपने प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसी प्रकार ये पूछा जाए कि जो फुहारा विधि है वो किस में प्रयोग कर सकते हैं, तो फुहारा विधि है वो अपने फल वाली सब्जियों में प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि फुहारा जो है वो फल वाले जो वृक्ष हैं वो ऊंचाई पर होते हैं, और फुहारा है इसी ऊंचाई के साथ में पौधे को पानी नहीं दे सकता, इसलिए फुहारे वाली जो विधि है वो इन सभी के अंदर अपने काम में ले सकते हैं। और जैसे रेगिस्तान का इलाका है या फिर जो डेजर्ट है, ड्राईलैंड है, उसके अंदर अपने कोई सी भी फसल लगाने के लिए फुहारा विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है और जहाँ पर क्या है कि अपने फ्लड इरीगेशन वगैरह कर नहीं सकते, यानी इरीगेशन के सिस्टम भी नहीं होते, या फिर इतना जल भी हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं होता जिससे क्या है अपने फ्लड इरीगेशन के रूप में या इरीगेशन का कोई दूसरा तरीका है उसके रूप में जल
फसल को दे सकें। इसलिए अपने फुहारा विधि का प्रयोग करते हैं और जैसे जो ड्राईलैंड है उसके अंदर अपने जो खाद्यान्न फसलें उनका उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए फुहारे का प्रयोग है वो खाद्यान्न फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर आसानी से कर सकते हैं, उबड़ खाबड़ भूमियों में आसानी से कर सकते हैं, परंतु जो बूंद बूंद सिंचाई विधि उसका अपने फल वाली सब्जियों में ही करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। एकांतर फलन समस्या है, अगला क्वेश्चन है एकांतर फलन समस्या। एकांतर फलन यानी कि एक साल छोड़कर एक साल यानी दूसरी साल फल आते हैं, यानी अब की बार फल आ गए तो अगली साल नहीं आएंगे। या फिर ये होता है कि मान लो एक साल के अंदर पौधा 3 बार फल दे रहा है, तो अभी दे दिए, फिर अगले जो स्टेप है यानी दूसरी बार जो फल देने हैं तब नहीं देगा, फिर तीसरी बार जो फल है तब लगेंगे, तो यानी कि गैप के अनुसार। तो ये जो समस्या है वो मुख्य रूप से आम के अंदर होती है। एकांतर फलन की जो समस्या है वो आम के अंदर होती है मुख्य रूप से, तो ये चीज़ याद रख लेना आप। अगला है गोला, खालिस्तान की एक किस्म है। गोला और जो उमरान है उसके बारे में पूछा गया है। तो गोला जो किस्म है वो बेर की किस्म है, ठीक है, ये याद रख लेना। गोला है, उमरान है। उमरान जो है वो होती है पछित्ती किस्म होती है बेर की, और जो गोला है वो अगेती किस्म होती है। तो याद रख लेना, जो गोला किस्म है वो अगेती किस्म के रूप में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपने, वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, और सॉरी वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो यानी कि थोड़ा लेट हो गया है। पहले श्री राधा मोहन सिंह थे, और जो अभी जो बीजेपी का दूसरा कार्यकाल है उसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर आएगा यहाँ पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, नरेंद्र सिंह तोमर आएगा। और अगर इसी प्रकार राजस्थान के पूछे जाएँ तो पहले तो थे, यानी राधा मोहन सिंह के समय थे श्री प्रभुलाल सैनी थे, जो बीजेपी के कार्यकाल में थे, ठीक है। और अभी जो अशोक गहलोत की सरकार के अंदर यानी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर हैं वो है लालचंद कटारिया जी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, क्योंकि कृषि मंत्री के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आपको सेंटर के और जो स्टेट के हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, साइलेज में नमी की मात्रा होती है। साइलेज के अंदर नमी की मात्रा है वो 60 से 70% होनी चाहिए, क्योंकि साइलेज है वो नमी की उपस्थिति में ही बनाया जाता है। और ये जो साइलेज की बनाने की जो प्रोसेस है वो +2 के अंदर या +1 के अंदर भी लगती है, तो वहाँ पर आप अच्छी प्रकार से उसके बारे में पढ़ सकते हो। जो नॉर्मल जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसी प्रकार से हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनके अंदर वो पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर पूछा है साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो वो 60 से 70% होती है। बल्कि जो हे होता है वो उसके अंदर नमी की मात्रा बहुत ही कम रखी जाती है, क्योंकि शुष्क पदार्थों को काट करके हे तैयार किया जाता है। और नमी की अवस्था में जो खाद्य पदार्थ है जो भी है, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह या फिर अपने उसमें जो फसलों के अवशेष हैं उनको हरी अवस्था के अंदर काट करके और उनको किण्वीकृत करके एंजाइम की उपस्थिति में या फिर अवायवीय श्वसन के अंदर इस प्रकार की जो चीज़ें बनाई जाती है उसको साइलेज कहा जाता है। और जो उसके अंदर नमी है वो ज़्यादा रखी जाती है, 60 से 70% उसमें नमी होती है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, 60 से 70%। अगला है पश्मीना नस्ल है। पश्मीना जो नस्ल है वो बकरी की नस्ल है, यानी ऊन इससे प्राप्त की जाती है। और बस आपको इसमें इतना याद रखना है जो नस्ल है वो किसकी है, तो वो बकरी की नस्ल है। मैंने पीछे थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि किस्में पूछी जाती हैं फसलों के अंदर, और जो नस्लें भी पूछी जाती है वो पशुपालन के अंदर बकरी, भेड़, भैंस, गाय, ये जो आपके चैप्टर के अंदर लगती हैं चीज़ें सारी, उनके अंदर आपसे नस्लें पूछ सकते हैं कि कौन सी नस्ल गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली होती है, किसमें वसा ज़्यादा पाई जाती है, किसी के सींग जलेबी आकार के हैं वो कौन सी नस्ल है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि जो कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती है किसी भी पशु में उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आगे है खालिस्तान मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब दो पर्पज़ के लिए, ड्यूल पर्पज़ जिनको बोलते हैं, दो कामों के लिए पाली जाती है। जैसे अंडा और मांस के लिए हो सकता है, अंडा और जैसे लड़ाकू मुर्गी के रूप में लड़ाई करवाने के लिए हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से दो पर्पज़ होते हैं। वो है रोड आइसलैंड रेड, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नस्लों के अंदर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि इसको अंडा के लिए पाला जाता है, किस मुर्गी की नस्ल को मांस के लिए पाला जाता है, किस मुर्गी की नस्ल को द्विप्रयोजन के लिए पाला जाता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे है इसमें, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। तो गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली और सबसे मीठा जो दूध होता है वो साहिवाल नस्ल का होता है, ये चीज़ याद रखना। साहिवाल जो नस्ल है उसका मीठा दूध होता है, गाय की नस्ल है, और यह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल है, यानी देसी नस्ल है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली अगर पूछा जाए तो वो होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसीलिए यहाँ पर इसमें नाम लिख रखा है भारतीय। तो क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो दूध देने वाली नस्लें हैं वो दोनों दे रखी हैं। तो फिर उसके बाद में आपको आंसर अच्छी प्रकार से डिसाइड करना है कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है साहिवाल आएगा, और अगर विश्व की अगर पूछा जाता तो इसमें होल्स्टीन फ्रीजियन आता। अब आगे है इसमें, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो राजस्थान के अंदर अगर पूछा है तो वो अजमेर होगा, क्योंकि अजमेर के अंदर ही मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं, और अंडा उत्पादन में भी अजमेर ही सबसे आगे है। और अगर इंडिया का अगर पूछा जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश आएगा। आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, और वहाँ पर अंडा उत्पादन भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला का क्वेश्चन है खुरपका मुँहपका, यानी कि FMD जिसको बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज। तो वो है जो वायरस जनित है,
तो ये जो आपकी डिजीज़ लगती है पशुपालन के अंदर, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उनके जो रोग कारक हैं, यानी जो वेक्टर हैं, वाहक हैं, यानी किससे फैलता है, जीवाणु है, वायरस है, जो भी चीज़ें हैं उनका नाम पता आपको होना चाहिए कि किस वायरस से फैलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से लगभग एक दो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा वायरस। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, टेम्परेचर पूछा है इसमें, ये +1 एग्रीकल्चर से आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन लगभग वहीं से आते हैं, बस आपको उसमें से छोटी चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये चीज़ वहाँ पर दे रखी है, पशुओं का एक सारणी दे रखी है, उसमें विभिन्न पशुओं का जो टेम्परेचर है वो दे रखा है, गाय भैंस घोड़ा, इस प्रकार से। तो इसमें उसका टेम्परेचर होगा 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, ताज़े दूध का पीएच, यानी पीएच पूछ रखा है, तो 6.7 पीएच होता है। तो ये दूध का जो पीएच है वो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है। यानी दूध का पीएच कितना होता है, तो 6.7 होता है। यानी कहने का मतलब है हल्का अम्लीय होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि दूध की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, उदासीन होता है, जो भी है। तो उसके अंदर आपको अम्लीय नहीं करना है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, आगे है, गाय में गर्भावधि होती है, यानी कि गेस्टेशन पीरियड जिसको बोलते हैं, यानी गर्भावधि, गर्भ के अंदर बच्चा कितने दिन रहता है, उस अवधि को गर्भावधि कहते हैं। और ये जो होता है वो 182 दिन होता है। और इसके अंदर आपको गाय का पूछा है, और ये भी +1 एग्रीकल्चर के अंदर अच्छी प्रकार से देखा है। ये सारणी के थ्रू कि भैंस का कितना होता है, गाय का कितना होता है, भेड़ बकरी ऊँट, ये सारे कुछ जानवरों जो आपके एग्रीकल्चर में लगते हैं उन सभी का दे रखा है। तो वहाँ से आप अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, तो वो चना है। भारत के अंदर चना, यानी कि चने को मुख्य रूप से क्या है, दलहनों का राजा कहा जाता है, इसीलिए यह है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र फसल कहलाती है। तो जो फसल है, या फिर कौन सा फल, या फिर कौन सी सब्जी कहा जाए, तो फल के अंदर तो जैसे बेर हो गया, और जो सब्जी है, सब्जी के अंदर अपने आलू कहेंगे। ठीक है, आलू को गरीब आदमी की सब्जी कहा जाता है यहाँ पर। जो फसल दे रखा है, तो जो अगर सब्जी पूछा जाए तो गरीब आदमी की जो सब्जी है वो आलू होती है। आगे है, डेड हार्ट बीमारी संबंधित है, तो डेड हार्ट जो है वो ग्रेमनी कुल के अंदर लगती है, मुख्य रूप से गन्ने के अंदर। जो बीच वाली जो स्ट्रक्चर होती है गन्ने के अंदर, इस प्रकार से बीच वाली जो बिल्कुल बीच के अंदर है, ये टिप वाली, ये यहाँ से पूरा सिस्टम जो है वो सारा सड़ने लगता है, जिससे क्या है कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता, और जो पूरा गन्ना है वो खराब होने लगता है। उस बीमारी को डेड हार्ट कहते हैं, तो ये गन्ने के अंदर लगती है। सरसों की फली को कहते हैं, ये सिलिकुआ होता है, सरसों की फली सिलिकुआ कहलाती है। ठीक है, आगे इसमें, गेहूँ की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, तो अलग अलग सिंचाई विधियाँ दे रखी हैं। ये आपके भी +1 के अंदर ही लगता है ये टॉपिक। और यानी कि इन सभी सिंचाई विधियों में अच्छी प्रकार से बताया हुआ है कि कौन कौन सी सिंचाई विधियाँ किस किस फसल के लिए उपयोगी होती है। जैसे क्यारी विधि है, वो गेहूँ के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्यारी विधि गेहूँ के लिए यानी कि छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके, आवश्यकता अनुसार, जितना यानी जल ज़्यादा है तो चौड़ी क्यारियाँ हो सकती है, जल कम है तो पतली क्यारियाँ हो सकती हैं। इस प्रकार से क्यारियाँ बना बना करके उसमें जल दिया जाता है। थाड़ा विधि जो है वो मुख्य रूप से क्या है, फल वृक्षों के लिए होती है। रिंग विधि भी फल वृक्षों के लिए होती है। जल प्लावन विधि यानी फ्लड इरिगेशन जो है वो इस प्रकार की फसलों के लिए होती है जिनमें जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है, या फिर जल की अपने पास मात्रा ज़्यादा है, जैसे धान है, गन्ना है। इस प्रकार की फसलों में अपने फ्लड इरिगेशन यानी जल प्लावन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा क्यारी विधि, यानी क्यारी बना करके जल दिया जाता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछ रखा है, तो ये आपको एक ही बार याद रखना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, 328.8 भी आता है, कई बार 4 भी आ जाता है। तो आपको 328 पॉइंट, ये चीज़ याद रखनी है, 328.8 मिलियन हेक्टेयर ये जो पूरा क्षेत्र है वो है। यानी हेक्टेयर के अंदर दिया हुआ है 328.8 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना आप। आगे है, वायु की गति नापने वाला यंत्र कहलाता है, तो वो होता है वेगमापी। वैद्युतिक सूचक यंत्र दे रखा है, आर्द्रता मापी दे रखा है, ताप मापी दे रखा है, नाम से स्पष्ट है, ताप मापी है, तापमान मापने के लिए। आर्द्रता मापी, आर्द्रता को मापने के लिए, नमी नापने के लिए। वैद्युतिक सूचक यंत्र, वायु की दिक यानी कि दिशा, वायु की दिशा का पता लगाने के लिए, यानी कौन सी तरफ से हवा आ रही है। तो इसमें बच गया कौन सा, एक ही बचा है, वेग मापी, यानी कि वेग यानी कि किसी भी चीज़ किस तरफ से हवा आ रही है, कितनी तेज गति से आ रही है, यानी गति मापने का यंत्र हो गया वेग मापी। ठीक है, तो ये बहुत सारे यंत्र आपके दिए हुए हैं बुक में, तो वो आपको सभी याद होने चाहिए, क्योंकि उनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा पूछ लिया जाए कई बार कि आर्द्रता मापी किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे टेंशियोमीटर क्या होता है, पार्सल फिल्म किस काम में आता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो उपकरण वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण दीजिए। तो मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई है यूरिया के बारे में, 3-4 वीडियो हैं, उसमें बहुत बार बताया हुआ है कि कार्बनिक उर्वरक एक ही है मुख्य रूप से प्रयोग करने वाला। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम साइनामाइड भी है, और
एक दो उर्वरक और भी हैं जिनका प्रयोग मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के अंदर नहीं किया जाता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो फर्टिलाइज़र है वो यूरिया ही है। यूरिया एक कार्बनिक फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो जितने भी फर्टिलाइज़र हैं किसी न किसी रूप में दिए जाते हैं, जिंक के लिए दिए जाते हैं, फास्फोरस के लिए देते हैं, पोटास के लिए देते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। परंतु जो कार्बनिक जो उर्वरक है वो एक ही है, वो यूरिया है, जिसका प्रयोग अपने करते हैं। तो इसका आंसर होगा यूरिया। आगे किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? तो ये बरसीम है, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम हैं, यानी कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनको इस प्रकार से बनाया गया है कि फसलों का जैसे राजा है, चारे वाली फसलों का राजा है, या गरीब का फल है, जैसे भी है। तो वो सारी टर्म्स जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। कि जैसे ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आया था, जैसे वो चने वाला आया था, तो ये इसी प्रकार है। चारे वाली फसलों का जो राजा है वो बरसीम होता है, रानी है वो रिजका कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना। तम्बाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है? तो तम्बाकू में मुख्य रूप से निकोटीन होता है, ठीक है। कैफीन है वो कॉफ़ी के अंदर होता है, टैनिन चाय में होता है, और मार्फिन भी वो एक प्रकार का उत्तेजक पदार्थ है जो चाय कॉफ़ी के अंदर पाया जाता है। तो ये भी जो एल्केलॉइड वगैरह हैं, यानी कि किस फसल का कलर जो है लाल होता है वो किसके कारण होता है? जैसे टमाटर का होता है मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च में सरपराहट किसके कारण होती है? बैंगन का बैंगनी कलर किसके कारण होता है? तो ये जो जितने भी टर्म्स हैं वो उनमें से क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। वो चीज़ें सारी आपको याद करनी है, याद होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सको। ये था एग्रीकल्चर से संबंधित जो कुछ 40 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बताए हैं, थोड़ी बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको इसमें करना क्या है कि क्वेश्चन को पहले अच्छी प्रकार से समझना है, एनालाइज करना है कि उसका आंसर मुख्य रूप से ये हो सकता है। फिर उसका जो लॉजिक है वो तैयार करना आपको कि हाँ यही होगा या यही हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है कि ये नहीं है तुक्के लगा लगा करके कोई क्वेश्चन आप हल करो, ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये छोटी सी कोशिश थी कि जेट का जो एग्जाम अभी होने वाला है उसके लिए मैंने कि ये पेपर पुराना है ये तो खैर, बल्कि जो पेपर पूछे जाते हैं उनमें क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्लस वन प्लस टू के। जो अगर आपने अच्छी प्रकार से बुक को पढ़ा है तो आप अच्छी प्रकार से उसको पेपर को कर सकते हैं। जो अभी आपने 40 क्वेश्चन पढ़े थे वो सारे प्लस वन और प्लस टू एग्रीकल्चर में से ही थे, ठीक है। तो आप अगर उन बुक्स को अच्छी प्रकार से पढ़ते हो तो आसानी से कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आगे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन वगैरह लेते आएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और जो जेड का एग्ज़ाम देंगे अभी, तो उनकी थोड़ी बहुत तैयारी हो सके। तो धन्यवाद।